माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम क्लास 9th के इतिहास के तीसरा चैप्टर का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें पॉइंट था वाइमर गणराज्य का जन्म और फिर युद्ध का असर। यानी कि युद्ध होता है और उसमें दोनों स्तर पर तोड़ कर रख देता है, यानी कि यूरोपीय और जर्मनी, जिसमें सारा हर्जाना वाइमर गणराज्य को वसूल किया जाता है और इस गणराज्य के युद्ध में पराजय के अपराध बोध और राष्ट्रीय अपमान का बोझ भी ढोना पड़ता है। फिर हर्जाना चुकाने के लिए उसे आर्थिक स्तर भी वह अपंग हो जाता है। और वाइमर गणराज्य के हिमायतों के मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिक खेमे लोग थे, जो रूढ़िवादी और पुरातनपंथी और राष्ट्रवादी मिथकों की जड़ से उन्हें तरह तरह के हमलों का निशाना बनाया जाने लगा था। और फिर धीरे धीरे पहले महायुद्ध के यूरोपीय समाज और राजनीतिक व्यवस्था पे अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी और दोनों महायुद्धों के बीच पूरे यूरोप में फैली अस्थिरता का सामना नहीं कर सकता था। आज का हमारा पॉइंट है राजनीतिक रैडिकलवाद, यानी कि आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। करा कि जिस समय वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई उसी समय रूस में हुई बोल्शेविक क्रांति की दर्ज पे जर्मनी में भी स्पार्टकिस्टलिंग अपने क्रांतिकारी विद्रोहों की योजना को अंजाम देने लगी थी। यानी कि जब वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई थी तो उसी समय रूस में बोल्शेविक क्रांति की दर्ज पर जर्मनी में भी स्पार्टकिस्टलिंग अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजना को अंजाम देने लगी थी। यानी कि ये चित्र उसी का है। स्पार्टकिस्टलिंग नामक रेडिकल संगठन द्वारा आयोजित की गई रैली का दृश्य, यानी कि उस समय ये रैली चल रही है। कह कि बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की शिविरें बनाई गई। बर्लिन के राजनीतिक माहौल में शोभित किस्म की शासन व्यवस्था की हिमायत के नारे गूंज रहे थे और इसलिए समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर में इकट्ठा होकर इस प्रकार की शासन व्यवस्था के विरोध में एक लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना का फैसला लिया। और आखिरकार वाइमर गणराज्य ने पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन की मदद से इस विद्रोह को कुचल दिया। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद इस स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली और इसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ सभी का साझा मोर्चा खोल सके। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल साधनों के लिए आवाजें उठाने लगी और राजनीतिक रेडिकलवादी यानी कि जो राजनीतिक थे रेडिकलवादी विचारों को 1923 के आर्थिक संकट से और भी बल मिला और जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पे कर्ज लेकर के लड़ा था और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा से हर्जाना भी भरना पड़ा। यानी कि पहले विश्व युद्ध में उसने कर्ज लेके लड़ाई भी की और उसे फिर बाद में स्वर्ण मुद्रा से हर्जाना भी भरना पड़ा। यानी कि जिसकी गलती के बदले दंड के रूप में नुकसान की भरपाई की जाए। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो चुके थे और आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया और इसके जवाब में फ्रांसीसियों ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक इलाके रूर पर कब्जा कर लिया, यानी कि रूस पे कब्जा कर लिया। यह जर्मनी के विशाल कोयला भंडारों वाला इलाका था। कौन सा? रूर। जर्मनी के फ्रांस के विरोध निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में बड़े पैमाने पे कागजी कार्रवाई की गई। यहाँ चित्र दिखाया गया है। वेतन भुगतान के लिए बर्लिन में टोकरियों और ठेलों पे कागज के नोट लादे जा रहे थे, यानी कि वो कागज के नोट लादे जाते थे। करा कि बड़े पैमाने पे कागजी मुद्रा छापना शुरू कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने का मुद्रा छाप दी कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य तेजी से गिरने, यानी कि अत्यधिक मात्रा में जब मुद्राएं आ जाती हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है, कीमत होती है, वह गिरने लगती है। और अप्रैल में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत
24,000 मार्क के बराबर थी, जो जुलाई में 3,53,000 मार्क और अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर में 9,88,60,000 मार्क हो गई। और इस तरह $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छूने लगी। और रेखा चित्रों में जर्मन नागरिकों को पाव रोटी खरीदने के लिए बैलगाड़ी में नोट भरकर ले जाते हुए दिखाया गया है। यानी कि इतनी उनकी शेयर कम हो गई कि उन्हें पाव रोटी खरीदने के लिए भी नोटों को अत्यधिक मात्रा में ले जाना पड़ता था। जर्मन समाज दुनिया भर में हमदर्दी का पात्र बन गया था। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया। जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिकी सरकार ने हस्तक्षेप किया और इसके लिए अमेरिका के डॉप्स योजना बनाई गई। और इस योजना में जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। यानी कि जो हर्जाना उसके ऊपर था, फिर से उसे दोबारा हो सकता है कम करके तय किया गया हो। अब आता है मंदी के साल। करें कि सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता रही, लेकिन यह स्थिरता मानो रेत के ढेर पर खड़ी थी। जर्मन निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में सुधार मुख्यतः अमेरिका से लिए गए अल्पकालीन कर्जों पे आश्रित था। जब 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी कि शेयर बाजार धनराशि हो गया हो तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात बंद हो गई। यानी कि जब वो शेयर बाजार धराशायी होने लगी, यानी कि गिरने लगी, तो भी जो मदद उसे मिल रही थी वो रातों रात ही बंद हो गई। कीमतों में गिरावट की आशंका को देखते हुए लोग धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने लगे और 24 अक्टूबर को केवल एक दिन में 1.3 करोड़ शेयर बेच दिए गए और यह आर्थिक महामंदी की शुरुआत थी। और 1929 में 1932 तक के अगले 3 सालों में अमेरिका की राष्ट्रीय आय केवल आधी रह गई। फैक्ट्रियां बंद हो गई, निर्यात गिरता जा रहा था, किसानों की हालत खराब थी और सट्टेबाज बाजार में पैसा खींचते जा रहे थे। और फिर अमेरिका अर्थव्यवस्था में आई इस मंदी का असर दुनिया भर में महसूस किया जाने लगा। इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा था, जो 1932 में जर्मनी का औद्योगिकरण उत्पादन 1929 के मुकाबले केवल 40% रह गया था। फिर तरह की मजदूर या तो बेरोजगार होते जा रहे थे या उनके वेतन काफी गिर चुके थे। यानी कि जो मजदूर थे या तो वे बेरोजगार होते थे या तो फिर उनके वेतन जो होते थे एकदम गिर जाते थे। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक जा पहुंची और जर्मनी की सड़कों पर ऐसे लोग बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे जो मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ लिखी तख्ती गले में लटकाए खड़े रहते थे। बेरोजगारों नौजवान या तो ताश खेलते पाए जाते थे या नुक्कड़ों पे झुंड लगाए रहते थे या फिर रोजगार दफ्तरों के बाहर लंबी लंबी कतार में खड़े पाए जाते थे। यानी कि जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों से लिप्त होता जा रहा था। चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल बन गया। यानी कि जब बेरोजगारी रहेगी तो चारों तरफ अपराधी अपराध होंगे। और आर्थिक संकट ने लोगों में गहरी बेचैनी और डर पैदा कर दिया था। फिर जैसे जैसे मुद्रा का अवमूल्यन होता जा रहा था, मध्य वर्ग खासतौर से वेतनभोगी कर्मचारी और पेंशनधारियों की बचत भी सिकुड़ती जा रही थी। यानी कि जैसे जैसे मुद्रा का अमूल्य कम होता जा रहा था तो जो वेतनभोगी थे, जो कर्मचारी थे, जो पेंशनधारी थे, उनकी जो बचत थी वह खत्म होती जा रही थी। कारोबार ठप होने से छोटे छोटे व्यवसायी स्वरोजगार में लगे लोग अब खुदरा व्यापारियों की हालत भी खराब होती जा रही थी और समाज के इन तबकों को सर्वहाराकरण का भय सता रहा था। उन्हें डर था कि अगर यही ढला रहा तो वे एक दिन मजदूर बन करके रह जाएंगे या हो सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही न रह जाए। अब सिर्फ संगठित मजदूर ही थे जिनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन बेरोजगारी की बढ़ती फौज उनकी मोल भाव क्षमता को भी चोट पहुंचा रही थी और बड़े व्यवसाय संकट में थे। किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग कृषि उत्पादों की कीमतों से बेहिसाब गिरावट की
वजह से परेशान था। युवाओं को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई दे रहा था। यानी कि जब बेरोजगारी रहेगी, चारों तरफ भूखमरी रहेगी, और उस समय क्या हुआ था, सबसे बड़ी चीज थी कि पैसों की जो कीमत थी वह कम हो चुकी थी। इसलिए सबको अपने जीवन का एकदम अंधकार दिखाई दे रहा था। अपने बच्चों का पेट भर पाने में असफल औरतों के दिल भी डूब रहे थे, और राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था। वाइमर संविधान में कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से गणराज्य कभी भी अस्थिरता और तानाशाही का शिकार बनता जा रहा था। इनमें से एक कमी अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित थी, और इस प्रावधान की वजह से किसी एक पार्टी को बहुत मत मिलना लगभग नामुमकिन बन गया था। हर बार गठबंधन सरकार सत्ता में आ रही थी। दूसरी समस्या अनुच्छेद 48 की वजह से ही, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, नागरिक अधिकार रद्द करने और अध्यादेश के जरिए शासन चलाने का अधिकार दिया गया था। अपने छोटे से जीवन काल में वाइमर गणराज्य का शासन 20 मंत्रिमंडलों के हाथों में रहा, और उनकी औसत अवधि 1939 दिन से ज्यादा नहीं रही, और इस दौरान अनुच्छेद 48 का भी जमकर इस्तेमाल किया गया, पर इन सारे नुस्खों के बावजूद संकट दूर नहीं हो पाया था, और लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रहे थे। यानी कि वह मत दे करके अपना प्रतिनिधि भी चुने थे, उनसे जो उम्मीदें थी, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भी हमारी मुश्किलों को हल कर सकता है। सर्वहाराकरण का मतलब गरीब होते होते मजदूर वर्ग की आर्थिक स्थिति में पहुंच जाना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तीसरा वीडियो हम दूसरा देखेंगे, हिटलर का उदय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।